सिग्मा पीसीएस, तैयारी जीत की। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। एक एक करके हम लोग वीडियो सेशन डेली एक वीडियो सेशन करेंगे और जिसमें हम भारतीय संविधान को पढ़ते चलेंगे, हंसते खेलते आपको पढ़ाते चलेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, लोगों को लगता है कि इंडियन पॉलिटी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर तरतीबवार इसकी पढ़ाई की जाए तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि किसने लिखा था, तो इसको लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के लिए प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे डिटेल में सारी चीज़ें समझाएंगे आप लोग को। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 2 साल 11 माह और कितने दिन, 18 दिन। ठीक है, 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो सीरीज को प्रस्तावना से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रस्तावना के सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। यहाँ तक कि संविधान भी सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना पर ही चर्चा हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो सीरीज में प्रस्तावना सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि प्रस्तावना से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ तक कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी। तो पहले हम कुंजी को पढ़ेंगे, उसके बाद ही संविधान समझ में आएगा। बिना कुंजी के आप ताला नहीं खोल सकते, कितना भी प्रयास कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसमें कुछ है नहीं, इसमें 2-4 चीज़ें हैं, उनको बस समझ लीजिए। उन शब्दों को अगर समझ लिया तो प्रस्तावना आपको याद हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप हमेशा अपने पास रखिए और इसको जब तक याद करिए जब तक ये आपको बिल्कुल रट ना जाए, सबकॉन्शियस माइंड में सेव ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं इसको। तो दोस्तों, हम लोग संविधान की प्रस्तावना कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य चीज़ें इस तरह हैं कि अगर उनको याद रख लिए तो पूरी प्रस्तावना याद हो जाएगी। जैसे हम भारत के लोग। ठीक है, ये किसके लिए है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारतीय नागरिक हैं। हम भारत के लोग, हम ही, क्योंकि ये लोकतंत्र हो चुका है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं उसको गौर से समझते जाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, मतलब हम किसी के आधिपत्य में नहीं हैं, हम संपूर्ण प्रभुता हासिल करते हैं। ठीक है, समाजवादी से मतलब है हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहेंगे और आपस में समरसता और भाईचारा रखेंगे। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से मतलब है कि ऐसा शासन जिसका मुखिया कोई राजा या सम्राट ना होकर बल्कि एक व्यवस्थित सिस्टम से निर्वाचित हुआ राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या न्याय, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की गारंटी देता है भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ पर दोस्तों 5 चीज़ें फिर से गौर करो। 3 तरह के न्याय, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, फिर 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 तरह का न्याय था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आगे देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, सभी को समान रखने के लिए। ठीक है, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन सी वर्डिंग इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस वर्डिंग को पकड़ लिए तो समझ लो प्रस्तावना आप हमेशा के लिए याद कर लिए, और अगर प्रस्तावना आपको याद
तो संविधान की ये कुंजी है दोस्तों। अगर प्रस्तावना याद कर लिए मतलब संविधान की चाबी आपके हाथ आ चुकी है। इससे प्रकृति पता चल जाती है पूरे संविधान की प्रकृति पता चल जाती है इससे, ठीक है। तो देखो, हम भारत के लोग हम ही अपने लिए बना रहे हैं इस संविधान को, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन अब स्वयं ले सकते हैं, किसी देश या राजा के भरोसे नहीं हैं, ठीक है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जिसमें प्रत्येक समाज को बराबरी की नज़र से देखा जाए, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन सा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब भारत का जो मुखिया होगा वो कोई राजा महाराजा या सम्राट नहीं होगा, व्यवस्थित तरीके से चुना हुआ, व्यवस्थित तरीके से निर्वाचित हुआ राष्ट्रपति इस भारतीय गणराज्य का मुखिया होगा, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय एवं 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। ऐसा नहीं किसी से भेदभाव किया जाए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, आगे चल के सारे आर्टिकल्स में आपको इन सब चीज़ें पता चलेंगी। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। किसने कहा था दोस्तों? ये उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको जब तक पढ़िए जब तक ये याद नहीं हो जाता आपको। इसी तरह स्क्रीनशॉट लीजिए जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्डिंग पर अंडरलाइन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ स्रोत उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इसकी भाषा ली गई है, ठीक है। तो स्रोत किसका स्रोत? प्रस्तावना का स्रोत। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? और इसमें 3 प्रकार के जो न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। जो 3 प्रकार के न्याय हैं, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो भावना है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, भारत की प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। इसको कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, इसको रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से, ठीक है। और दोस्तों, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली पर। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, उसको समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में आप लोग को बताया था, हम भारत के लोग, तो ये वर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भारत के लोग ये प्रदर्शित करती है कि भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में। तो जनता क्या है? जनता की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है ये, जनता की सर्वोच्चता, ठीक है, जनता की सर्वोच्चता। चलिए आगे देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये दोस्तों, ये 3 वर्ड मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इनको संशोधित करने के बाद जोड़ा गया है। किस संशोधन में जोड़ा गया है? 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि हम भारतीय किसी के गुलाम नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और हम अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। हम किसी देश से सलाह या मशवरे के लिए बाध्य नहीं हैं, ठीक है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और
हमें अपने अंदरूनी मामले एवं बाह्य मामले में डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने डिसीजन ले सकते हैं और ऐसे में हम किसी का दबाव महसूस नहीं करेंगे। ठीक है। पंथ निरपेक्ष गणराज्य से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं होगा। भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा। ठीक है। बल्कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार रखेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ समझ में आई आप लोग को। पंथ निरपेक्ष गणराज्य से मतलब है भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के साथ, जो भारत है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तो भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से सभी के साथ न्याय किया जाएगा। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 3 प्रकार के न्याय की गारंटी देता है संविधान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो दोस्तों, एकता और अखंडता से मतलब समझिए, भारत में अनेक प्रकार के जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और ये आपस में एकता की भावना विकसित करें और साथ ही भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य करें। ठीक है। ताकि भारत एक संगठित गणराज्य बना रहे, संगठित गणराज्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? हम लोगों ने देख लिया महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं जो क्वेश्चन में कई बार आता है, कई एग्जामिनेशन में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं इसे लेकर के, महत्वपूर्ण कथन। तो कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। इसको किसने कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? चलिए, प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। तो दोस्तों, ये किसने कहा है? प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र। तो परिचय पत्र कहा है दोस्तों N.A. पालकीवाला ने। किसने? N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला। ये महत्वपूर्ण कथन है, कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा। प्रस्तावना के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में बात चल रही है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। तो संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है, संविधान का पवित्र दस्तावेज। तो दोस्तों, पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो दोस्तों, पवित्र दस्तावेज, प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया। ठीक है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? जन्म कुंडली कहा दोस्तों K.M. मुंशी। किसने कहा था? K.M. मुंशी, K.M. मुंशी, K.M. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है। ठीक है। तो प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार, क्या? दीर्घकालिक सपनों का विचार। तो दोस्तों, प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? कृष्णस्वामी अय्यर, कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट कथन जो कई बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण संशोधन। ये सारे संशोधन प्रस्तावना से संबंधित हैं, अन्य किसी से नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, बेरूवाड़ीवाद की बात करते हैं। तो बेरूवाड़ी केस में जो निर्णय आया, इस निर्णय में क्या कहा गया? इसमें निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। ठीक है। तो बेरूवाड़ी केस में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, किसमें? बेरूवाड़ीवाद में, जो 1960 में आया था। उसके बाद दोस्तों 1973 में एक और केस आया, केशवानंद भारती वाद। इसके निर्णय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या कहा गया? तो दोस्तों, केशवानंद भारती वाद के निर्णय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन बेरूवाड़ीवाद में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, ये कहा गया था कि बेरूवाड़ीवाद में प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है। तो बेरूवाड़ीवाद में कहा गया था प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा क्योंकि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में जब निर्णय आया तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और
जब ये संविधान का भाग है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब 1960 में बेरूवाड़ी आया तो इसके निर्णय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया तो इसके निर्णय में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, और जब ये संविधान का हिस्सा है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करता हो, तो ऐसे संशोधन से मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में 1995 में एक और मुकदमा आया जो था बम्बई बनाम यूनियन। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं हुआ, बस इसने इसी वाले निर्णय पर मोहर लगाई दोबारा से, जो केशवानंद भारती में जो निर्णय हुआ था, केशवानंद भारती केस में जो निर्णय हुआ था उसी निर्णय को इसने समर्थन दिया। ठीक है, इसकी पुष्टि की। ठीक, तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, प्रस्तावना से संबंधित यही 3 संशोधन ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रस्तावना से जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना का दूसरा नाम, तो प्रस्तावना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य का भी कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। कितने दिन बाद? ये था 13 दिसंबर 1946, दिसंबर के बाद जनवरी में। ठीक है, जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। और इसका परिणाम क्या निकला? उद्देश्य प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम क्या निकला? प्रस्तावना बनती है। उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम निकला कि प्रस्तावना बनती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के परिणाम से प्रस्तावना बनी है, इसलिए इसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ में आप लोग को? तो दोस्तों हम लोग लगभग प्रस्तावना का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन आएगा तो इतने में से आ जाएगा, कहीं बाहर नहीं होगा। ठीक है, 1-2 चीज़ें और आपको प्रस्तावना के बारे में बता देते हैं। जैसे ये अपरिवर्तनीय है, न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। ठीक है, क्या ये जो प्रस्तावना है, क्या यह न्यायालय में वाद योग है? तो वाद योग नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तनीय है। इसका प्रभाव कानून पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो दोस्तों इसका प्रभाव कानूनों पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता। और क्या? यह संविधान की कुंजी है। संविधान की कुंजी है। ठीक है, और क्या हो सकता है दोस्तों इससे? ये संविधान के निर्माताओं के मानसिक विचार को समझने में मददगार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के मानसिक विचार को समझने में मददगार है। ठीक है, मानसिक विचार समझने में मददगार है। तो दोस्तों लगभग प्रस्तावना का टॉपिक क्लियर हो गया है। क्वेश्चन जो भी आएगा वो यहीं से आएगा और आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप वास्तव में अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं तो यकीन मानिए आपसे प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पढ़ने वाले छात्रों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।